people. I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. 21st सेंचुरी में मैनकाइंड को जिन चैलेंजेस का सामना है उनमें ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है और एक ऐसा चैलेंज है जिसने हमारे पास बाकी जो सिक्योरिटी की जो सेक्टर्स हैं उनको थ्रेट किया है। फॉर इंस्टेंस वाटर इनसिक्योरिटी हो, फूड इनसिक्योरिटी हो और एनर्जी इनसिक्योरिटी हो, एंड ऐसे बहुत सारे इश्यूज ये क्लाइमेट चेंज की ही पैदावार हैं। अगर क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे और नेगेटिव रेमिफिकेशंस को देख लें तो ये क्लाइमेट चेंज का इशू ही है या फिनोमिनन ही है जिसने सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको मजबूर कर रखा है या किया है कि वो अपने एरियाज़ को छोड़ के किसी और एरियाज़ में जाके अपने शेल्टर्स वहाँ पे बना लें, जिसकी वजह से डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ में जो एक क्लेश पैदा हो रहा है जिसको हम अदरवाइज कहते हैं क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। इसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्लाइमेट चेंज है। फॉर इंस्टेंस अगर बलूचिस्तान या पाकिस्तान के किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर अवेलेबल ना हो, जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी हो, जहाँ पे बेसिक जो हमारे पास रूडिमेंट्री नेसेसिटीज़ हैं वो अगर अवेलेबल ना हो तो वहाँ की जो आवाम या पॉपुलेस है वो माइग्रेट करेगी टूवर्ड्स मेजर सिटीज़। अब उनकी माइग्रेशन की वजह से सिटीज़ में जो एक सोशल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा, सिटीज़ में क्राइम रेट जो है ना वो बढ़ेगा, सिटीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी है वो कोलैप्स कर जाएगी, लीडिंग टू अ chaos एंड लॉलेस सिचुएशन इन दैट सोसाइटी आर दैट लोकेलिटी। तो अगर इसको ग्लोबल लेवल पर देख लें तो मैसिव मूवमेंट्स आर मास मूवमेंट्स एंड माइग्रेशंस लीडिंग टू सच कंसेप्शंस एज क्लेश ऑफ सिविलाइजेशंस। ठीक, एक जो सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का इशू है वो यही है कि इट इज़ मेकिंग द कंसेप्शन ऑफ क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब अगर आगे देख लें कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स हैं या कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज इशू को, तो उनमें सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है या रीज़न है वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी कि ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं ऑन द प्लेनेट अर्थ वो ऐसी हैं जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो फर्दर डिटीरियरेट हो रहा है। आगे देख लें अगर तो मशरूमिंग पॉपुलेशन है, कमोडिफिकेशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम्स ऐसे हैं फ्लॉट इकोनॉमिक सिस्टम्स लाइक कैपिटलिज्म्स एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर एन अनइंटरप्टेड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई। एक ऐसी हमारे पास डेवलपमेंट है या एक ऐसी हार्श रियलिटी है जो कि कंट्रीब्यूट करती है टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। Further, skyrocketing emission of greenhouse gases in the wake of overly industrialization है। Human beings ने इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेंस को प्रायोरिटाइज किया है एट द एक्सपेंस ऑफ क्लाइमेट एंड नेचर। एक इशू ये है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी जो हमारे पास एक चैलेंजिंग जो हमारे पास एक इशू है या एक चैलेंजिंग हमारे पास एक रीज़न है वो है एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसेंसस अमंग नेशन स्टेट्स एज टू हाउ टू टैकल द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये सर्टेन हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली टू द क्राइसिस टू द क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज जो कि एक ऑब्वियस बात है कि एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि बाय द टाइम आर विद एवरी पासिंग सेकंड इज गेटिंग डिटीरियोरेटेड। इस बात को सर्टन नोटेबल फिगर्स कोरबोरेट करते हैं। जैसे नोम चॉम्स्की की बात करें तो वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी में ह्यूमन बींग्स को सर्टन चैलेंजेस बल्कि एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस का सामना है जिनमें क्लाइमेट डिग्रेडेशन है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है। सिमिलरली युवल नोवा हरारी अपनी बुक 21st लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में लिखते हैं कि क्लाइमेट जो चेंज है वो एक ऐसा चैलेंज है टू द कमिटी ऑफ नेशंस हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू डिस्टर्ब ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द प्लैनेट अर्थ। फाइनली अगर देख लें एक कैनेडियन एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑथर है नाओमी क्लाइन के नाम से, वो अपनी किताब दिस चेंजेस एवरीथिंग में लिखती है कि क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो जनरेट हुआ है या वो क्रिएट हुआ है ड्यू इन पार्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिज्म की जैसे हमने ऊपर बात की जो डिमांड है एवर इंक्रीजिंग एंड एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज या नेचर जो है ना वो उसकी जो एबिलिटी है या थी टू बैलेंस आर रीबैलेंस इटसेल्फ, उस एबिलिटी को स्नेच किया है कैपिटलिज्म में या कैपिटलिज्म का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसने। अब ये कुछ हमारे पास ऐसी बैकग्राउंड है या हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है जिसने कमिटी ऑफ नेशंस को कंपेल किया कि उनको चाहिए कि वो सर्टन ऐसे मेयर्स लें जिनके थ्रू वो जो कमिंग जनरेशन्स हैं उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट ट्रांसफ़र कर सकें। इसी रियलाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट का जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने आज COP27 के फॉर्म में है।
COP27 पर बात करने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम समझ लें कि कोप क्या चीज़ है और इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की जो एवोल्यूशन है या किन एवोल्यूशनरी फेसेस से गुजरते हुए होते हुए COP27 तक पहुंचा। कोप बेसिकली इज एन एक्रोनिम ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। इस बार जो मीटिंग आज समिट आर कॉन्फ्रेंस हुई ऑन क्लाइमेट चेंज वो 27 थी जो कि इजिप्ट में हुई, इस वजह से हम इसको कहते हैं COP27। अगर इस कॉन्फ्रेंस की ऑन सेट देख लें या स्टार्टिंग देख लें तो इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी वो अकर हुई थी 1992 अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जब 1992 में ब्राज़ील की सिटी रियो डी जेनेरो में यूनाइटेड नेशंस ने एक समिट ऑर्गेनाइज की थी द अर्थ समिट के नाम से। इस समिट के बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक फ्रेमवर्क और कन्वेंशन को साइन और पब्लिश किया अंडर टाइटल ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम आज कहते हैं द UNFCCC। इस कॉन्फ्रेंस और इस समिट के बाद ऑलमोस्ट 197 कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट को साइन किया and this agreement is all about stabilizing gas concentrations in the atmosphere to prevent dangerous interference from anthropogenic activity on the climate change. फास्ट फॉरवर्ड टू द फ्यूचर 1997 में एक और प्रोटोकॉल आज जिसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से एक और एग्रीमेंट और एक और मल्टीलैटरल जो है ना वो एक एफर्ट की गई ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से टू अरेस्ट द क्लाइमेट सिचुएशन और क्लाइमेट क्राइसिस, जिसको हम आज कहते हैं द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इज ऑल अबाउट लिमिटिंग गैस इमिशंस और इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये प्रोटोकॉल कंट्रीज एंड मेंबर स्टेट्स से डिमांड करता है कि वो गैस इमिशंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशंस हैं उनको लिमिट और उनको कर्टेल करें। फिर उसके बाद 2015 में फ्रांस में द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के नाम से एक और मीटिंग और एक और कॉन्फ्रेंस होती है ऑन क्लाइमेट चेंज। इस एग्रीमेंट का या इस मीटिंग का जो रेजन डेटा था वो ये था कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर राइज कर रहा है उसको हमने लिमिट करना है वेल बिलो 2 डिग्रीज एंड ट्राई टू ब्रिंग इट टू 1.5 डिग्रीज। ये हमारे पास एम था द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो कि अकर हुआ 2015 में। फिर लास्ट ईयर जो यूके ग्लासगो में जो COP26 की जो मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वेरियस कमिटमेंट्स किए, जिसमें कार्बन एमिशंस को नेट ज़ीरो करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटाइज करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद एडेप्टेशन को जो है ना वो प्रायोरिटाइज करना है। ये सर्टेन कमिटमेंट्स थे जो कि कमिटीज़ ऑफ नेशंस ने या कंट्रीज़ ने जो कि प्रेजेंट थी COP26 ग्लासगो में, वहाँ पे ये कमिटमेंट्स की। अब अगर हम COP27 की बात करें तो यहाँ पे सिमिलर टू COP26 यहाँ भी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, यहाँ पे बड़े सारे प्रोमिसेस हैं, लेकिन एक डिविएंस और एक डाइवर्जेंस इस मीटिंग में नज़र आया बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप कंट्रीज। एक चीज़ यहाँ पे हमने नोट करनी है, जो COP27 है उसको पुश किया था G77 कंट्रीज ने, स्पेशली पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग क्लाइमेट वर्नरेबल कंट्रीज है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्लाइमेट डिप्लोमेसी कर रहा है। और पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि COP27 में बाकी सारे मेंबर स्टेट्स या जो वहाँ पे प्रेजेंट नेशंस थी उनको परसुएड किया जाए ऑन ग्रांटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ असिस्टेंस विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज टू डेवलपिंग नेशंस। डेवलप नेशंस ने 2009 में प्रॉमिस तो किया था कि वो हर साल ईयरली बेसिस पर ऑलमोस्ट $100 बिलियन जो है ना वो चैनलाइज करेंगे फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन ऑर्डर टू कल्टिवेट ग्रीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी, लेकिन उन्होंने अपने उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो प्रोफाइल है प्लैनेट अर्थ की या रिस्पेक्टिव नेशन स्टेट्स की वो डिटीरियोरेट होती रही। तो इस वजह से जो G77 कंट्रीज है वो ये डिमांड करते हैं कि जो डेवलप नेशंस है जिनकी वजह से क्लाइमेट का जो इशू है वो डिटीरियोरेट और एग्जासरबेट कर रहा है, दे शुड प्ले अ पिवटल रोल इन अरेस्टिंग द क्लाइमेट सिचुएशन और क्लाइमेट क्राइसिस। अगर हम 27 की अगर हम आउटकम्स की बात कर लें तो यहाँ पे एक जो नई और एक जो नोटेबल डेवलपमेंट है वो है एग्रीमेंट ऑन सेटिंग अप अ लॉस एंड डैमेज फंड। इस मीटिंग में डेवलप नेशंस और डेवलपिंग नेशंस ने मिलकर एक बात पर कंसेंसस डेवलप की। इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे डेवलप नेशंस को, क्योंकि दे आर इन अ पोजीशन टू अफोर्ड ग्रांटिंग फंड्स टू डेवलपिंग नेशंस। तो इसमें जो नोटेबल डेवलपमेंट मैं आपको बताया था वो है एक सेटअप, एक एग्रीमेंट जो है ना वो हुआ ऑन सेटिंग अप अ लॉस एंड डैमेज फंड, जिसमें डेवलपिंग नेशंस को स्पेशल जो है ना असिस्टेंस लेंड किया जाएगा ताकि वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या क्लाइमेट की वजह से जो वहाँ पे इश्यूज़ हैं उनको टैकल कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और भी जो है ना वो प्रॉमिस किया गया जो कि है टू हेल्प कंट्रीज दैट आर विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर, पर्टिकुलरली स्मॉल आइलैंड स्टेट्स।
फिर चूंकि हमें पता है कि COP27 में जो लीडिंग जो वॉइसेस थी वो आ रही थी फ्रॉम G77 कंट्रीज जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं, तो G77 कंट्रीज़ ने अपनी ये डिमांड पुश की कि जो आइलैंड नेशंस हैं या जो क्लाइमेट डिज़ास्टर की वजह से जो अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनको स्पेसिफिकली जो है ना वो असिस्ट किया जाए। फर्दर इसको देख ले तो यहाँ पे इमिशंस के बारे में कोई ख़ास जो है ना वो कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई ख़ास चेंजिंग नज़र नहीं आई। और इम्प्लीमेंटिंग द 1.5 डिग्रीज कंसेप्शन जो कि हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में देखा था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर से उनको 1.5 तक लिमिट करना है, COP27 में इस बारे में कोई ख़ास बात नहीं हुई। आगे देख लें तो इसमें जो है ना वो एक चेंजिंग आ गई है जो कि है चेंजिंग द फेस आउट ऑफ कोल टू फेस डाउन या वाटर डाउन। फिर यहाँ पे जो चीज़ हमने मेंशन करनी है या याद जो रखने वाली है वो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में एक डिवीजन और एक डीप डिवीजन नज़र आया बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस जो कि था रिलेटेड टू कटिंग डाउन ईच अदर्स प्रपोजल्स। एग्री टू डिसएग्री सिंड्रोम यहाँ पे नज़र आया देखने में, क्योंकि G77 कंट्रीज डिमांड कर रही थी कि क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो एक मल्टीलेटरल या एक ऑल इनकम्पैसिंग चैलेंज है जो कि कन्फ्रंट कर रहा है, मैनकाइंड कन्फ्रंट कलेक्टिवली इसको कर रहे हैं। तो इस वजह से जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको क्रूशियल एंड क्रिटिकल रोल प्ले करना चाहिए, जबकि ऑन द अदर हैंड जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ से इस जो स्टैंस था डेवलपिंग नेशंस का उसके बारे में उनका कोई खास जो है ना वो रिस्पॉन्स या पॉजिटिव वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर यहाँ पे बात कर लें पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं शीर रहमान की, तो वो जी इस मीटिंग में क्या कहते हैं ज़रा आपको सुनाते हैं। The establishment of a fund is not about dispensing charity. It is clearly a down payment on the longer investment in our joint futures. It is a down payment and an investment in climate justice. The European Union came here to get strong language agreed, and we are disappointed we didn't achieve this. I strongly urge us all to roll up our sleeves and show to the world that the fight for ambition for a better future is not yet over. In fact, it has only just begun. Emissions peaking before 2025, as the science tells us, is necessary. Not in this text. Clear follow-through on the phase down of coal, not in this text. A clear commitment to phase out all fossil fuels, not in this text. And the energy text weakened in the final minutes. यहाँ पे ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास ये जो पाकिस्तान है वो G77 की चेयर जो है ना वो पाकिस्तान के पास आजकल है, या पाकिस्तान इज प्रेसिडेंट ऑफ G77 कंट्रीज़। तो इस वजह से शीर रहमान ने COP27 में जो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनको वहाँ पे कंप्रिहेंसिवली हाईलाइट किया और फोकस किया कि कंट्रीज़ मिल के जो है ना इस कलेक्टिव गुड जो प्रॉब्लम है या कलेक्टिव जो थ्रेट है उसको कंटेन और कर्टेल करने की कोशिश करें। इसके अलावा पाकिस्तान एक और ग्रुप का जो है ना वो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट वर्नरेबल फोरम, जिसको बांग्लादेश ने इस्टेब्लिश किया था और इसमें ऑलमोस्ट 58 कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान इस फोरम में भी एक लीडिंग वॉइस है ताकि जितने भी अवेलेबल चैनल्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाए, उनको यूटिलाइज़ किया जाए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए। अब अगर यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बात कर लें, क्लाइमेट पाकिस्तान की जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है उससे पाकिस्तान को जो है ना वो क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्यों पाकिस्तान को एक प्रोएक्टिव मैनर में क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसको पुश करना चाहिए। पाकिस्तान का रोल इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जर्मन ग्रीन वॉच की एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान इज़ द 7th मोस्ट वर्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज। इस साल जो पाकिस्तान में फ्लड्स की वजह से जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए, ह्यूमन बींग्स की जो जानें यहाँ पे चली गई 2005 से ऑनवर्ड, 2005 का जो अर्थक्वेक है, ऐसे वो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो सफ़र कर रहा है। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का पाकिस्तान को दरपेश है, लाइक वाटर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, फूड इनसिक्योरिटी है। उसके बाद ऐसे बाकी जो क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी इशूज़ है पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये तमाम वो डेवलपमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान को कंपेल कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक लीडिंग वॉइस बने क्लाइमेट चेंज के बारे में और कंट्रीज़ को इस बात पर रियलाइज़ कराए कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं है बल्कि ये एक मल्टीलेटरल इशू है जो कि थ्रेट पोज करता है टू द कमिटी ऑफ नेशंस। चूँकि पाकिस्तान काफ़ी टाइम से क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो है ना वो कंडक्ट और प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये पाकिस्तान की एक कोशिश की वजह से ही एक डेवलपमेंट जो इस बार पहले हमने बात की, जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड है जिसमें डेवलपिंग नेशंस को असिस्ट किया जाएगा फाइनेंशियली बाय डेवलप्ड नेशंस। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस है कि पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एफर्ट्स हैं या जो कोशिशें हैं उनका एक पाकिस्तान को एक रिजल्ट और आउटपुट मिला है। तो पाकिस्तान को फर्दर क्लाइमेट चेंज के बारे में जो अपनी वॉइस है उसको ज़रा
डबल डाउन करे। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान जो क्लाइमेट गोल्स हैं लाइक मिटिगेशन है, एडेप्टेशन है एंड रिपरेशंस हैं, उनके लिए पुश करे अपनी वॉइस को, ताकि जो कि पाकिस्तान जिस जियोग्राफी में पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है उसमें दो ऐसे पाकिस्तान के नेबर्स हैं जो कि लीडिंग गैस इमिटर्स हैं, लाइक चाइना है और इंडिया है। चाइना एंड इंडिया जो है ना वो जब तक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कन्वेंशंस हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, तो तब तक पाकिस्तान को जो है ना वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या क्लाइमेट इंड्यूस जो हमारे पास चैलेंजेस हैं या जो क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट होते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान उनसे सफ़र होता रहेगा। तो इस वजह से पाकिस्तान को चाहिए कि वो रीजनल एंड ग्लोबल कंट्रीज़ को इस इशू के बारे में पाकिस्तान जो है ना वो अपनी वॉइस को पुश करे, उनको परसुएट करे ऑन टैकलिंग दिस इशू ऑन वॉर फुटिंग्स। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.